नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। ईरान के साथ जंग में अपनी साख पर पट्टा लगने के बाद ट्रंप और नेतन्याहू अब अपना नया प्लान तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा प्लान जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में दुनिया को खबर तक नहीं है। एक ऐसी लड़ाई जो इजराइल के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। दुनिया पूछ रही है कि ईरान के बाद किसकी बारी है, तो जवाब है ईरान के बाद अगला निशाना अमेरिका इजराइल का टर्की हो सकती है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मिलकर ईरान के मोर्चे पर जो फजीहत हुई है उसकी भरपाई तुर्की के ऊपर करने वाले हैं। लेकिन ये खबर निकली कैसे? आखिर तुर्की का नंबर कैसे आ रहा है? क्यों इजराइल तुर्की को युद्ध की आग में झोंकना चाहता है? आखिर क्यों तुर्की अमेरिका की नजरों में खटकने लगा है? अब तक जो देश अमेरिकी आंखों का तारा हुआ करता था, जो देश नेटो का सितारा हुआ करता था, आखिर ट्रंप और नेतन्याहू उस नेटो के सितारे को क्यों कुचल देना चाहते हैं? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन क्यों जहर उगल रहे हैं इन दिनों इजराइल के खिलाफ? क्या एर्दोआन इस जाल में फंसेंगे या ट्रंप नेतन्याहू की चाल उल्टी गंगा बहाने जैसी हो जाएगी? परमाणु कार्यक्रम का आरोप लगाकर ईरान को जंग की आग में तो झोंक चुके हैं, तो क्या तुर्की के ऊपर भी कोई ऐसा ही आरोप लगने वाला है? जंग के इस नए मोर्चे की खबर कैसे निकली है, कहां से निकली है और क्यों चर्चा हो रही है इजराइल वर्सेस तुर्की के इस नए मोर्चे की? बताएंगे आपको डिटेल से हर एक खबर, बात करेंगे इसमें एक एक पॉइंट की खबर की तह तक जाएंगे और करेंगे सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। पश्चिम एशिया में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। कहते हैं जंग के शतरंज पर जब प्यादे पिट जाते हैं तो वजीर खुद चाल चलने लगता है। ईरान के साथ चल रहे शेर और मात के खेल में दुनिया ने देखा कि दांव कैसे उल्टे पड़ते हैं। कहते हैं जब अपनी साख पर बन आए तो इंसान दूसरों के घर जलाने की सोचने लगता है, और इसी सोच की वजह से एक नई चर्चा है, एक नए मोर्चे की खबर है। क्या ईरान के बाद अब तुर्की और इजराइल की बारी है? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर तुर्की को उस युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं जहां से तुर्की के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगे, और ये अपनी साख बचाने की कोशिश है या किसी नए महायुद्ध का आगाज, ये देखने वाली बात होगी। ईरान के साथ हालिया तनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए उसने इजराइल और अमेरिका की अजय वाली छवि पर सवालिया निशान लगा दिया है। अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए अब एक ऐसे दुश्मन की तलाश है जिसे उकसाकर फिर से अपनी ताकत का लोहा मनवाया जाए, और इस फहरिस्त में सबसे आगे जो नाम आ रहा है वो है तुर्की का। लेकिन आखिर सवाल ये कि तुर्की ही क्यों? इजराइल तुर्की पर क्यों हमला करना चाहता है? आरोप क्या है यह समझिए पहले। मिडिल ईस्ट में तुर्की एक सुन्नी गुट बना रहा है। सऊदी और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस गुट को बनाया जा रहा है। आरोप यह भी है कि तुर्की के नए गुट से इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हाल ही में बयान दिया था कि इजराइल इस रीजन के कैंसर की तरह है जिसका सफाया बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में समझें तो डेथ टू इजराइल कहा एर्दोआन ने, और यह बात इजराइल को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष डेथ टू इजराइल कहे। ईरान पर हमला क्यों हुआ? क्या ईरान के पास परमाणु बम था? नहीं। क्या ईरान से इजराइल को खतरा था? हां। क्या ईरान के पास कोई आईसीबीएम है या फिर इजराइल तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं? हां। तो जब ईरान को थ्रेट मानकर ही इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, उसमें अमेरिका को भी खींच लाया, तो समझिए तुर्की के साथ क्या होगा। तुर्की खाड़ी में एक नया कट्टर सुन्नी खलीफा बनने की बात कर रहा है। इजराइल के खिलाफ जंगी मोर्चा खोलने की बात कर रहा है। कहते हैं ना, तबाही के मुहाने पर खड़ी है दुनिया सारी,
मगर कुछ लोगों को अब भी जंग की है खुमारी। जंग की सरहद से, ईरान की सरहद से जब ट्रंप खाली हाथ लौटे तो लगा कि कुछ तो मिलना चाहिए। तो बारी अब तुर्की की है। तुर्की पर एलिगेशन यह है कि एर्दोआन इजराइल का सफाया चाहते हैं, इसलिए तुर्की को औकात में रखना जरूरी है। लेकिन यह बात भी सही है कि तुर्की पर हमला आसान नहीं है। तुर्की एक नेटो सदस्य है और नेटो में अमेरिका भी है। 32 देश हैं। इजराइल के लिए अमेरिका तुर्की से जंग में कैसे कूद सकता है नेटो के रहते हुए? इसलिए नेटो का खात्मा जरूरी है पहले। और नेटो को लेकर ट्रंप का बयान याद कीजिए। ट्रंप क्या कहते हैं नेटो को लेकर? ये कागजी शेर हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, ये कायर हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, इनको मैं बाद में बताऊंगा, इनको हिसाब देना होगा। हैं कि नहीं ऐसे बयान? सोर्सेज बताते हैं कि अमेरिका ईरान के मैटर को समेटने के बाद सीधे यूरोप का हिसाब किताब करेगा, स्पेशली नेटो का। और जैसे ही अमेरिका नेटो से बाहर आया, इजराइल के लिए तुर्की पर हमले का रास्ता खुल जाएगा। अब पहली वजह क्या है? पहली वजह यह है कि अमेरिका कह रहा है ईरान युद्ध में किसी नेटो देश ने मदद नहीं की। दूसरी वजह, होर्मुज खोलने के लिए जब नेटो देशों को बुलाया तो नेटो ने नौसेना भेजने से इनकार कर दिया। तीसरी वजह, नेटो के नियम के तहत युद्ध में समर्थन, लेकिन यूएस को समर्थन नहीं मिला। अमेरिकी सदस्य देशों पर दबाव डाल रहा है, रक्षा बजट बढ़ाओ, नेटो का बजट बढ़ाओ, 5% बढ़ाओ। पहले सिर्फ 2% था। अमेरिका अकेले नेटो को 80% फंड करता है। और जैसे ही अमेरिका नेटो से बाहर निकला, नेटो तहस नहस हो जाएगा और यहीं से एक नए गेम की शुरुआत होगी। क्योंकि अमेरिका के निकलते ही नेटो की ताकत आधी से भी कम रह जाएगी। दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन एक अलग गेम में लगे हुए हैं। वो मुस्लिम जगत का खुद को खलीफा साबित करने की कोशिश में है। नेतन्याहू जानते हैं कि एर्दोआन का ये बार बार इस तरह का बयान देना ये कोई मजाक नहीं है, या फिर ये हवा या सतह ही नहीं है। बार बार तुर्की के खिलाफ बयानबाजी करना, कुर्द लड़ाकों को समर्थन देना, पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के हितों को चोट पहुंचाना, यह सब उसी रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का सपना, दोनों के बीच में ईरान के बाद कोई आखिरी दीवार है तो वो तुर्की है। ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति साफ है। वो चाहते हैं तुर्की पहला हमला करे ताकि वो दुनिया के सामने उसे आक्रामक घोषित कर सकें और फिर उस पर रिटेलिएशन हो। लेकिन इजराइल यह भी जानता है कि एक बार नेटो अलायंस खत्म हुआ, अमेरिका बाहर निकला, उसके बाद तुर्की को इजराइल के कहर से कौन बचाएगा? जबकि तुर्की आज नेटो सदस्य है। अगर आज इजराइल तुर्की पर हमला करता है तो अकॉर्डिंग टू नेटो चार्टर, नेटो देशों को जवाबी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ करनी होगी। क्योंकि नेटो एक डिफेंसिव अलायंस गठबंधन है। नेटो के आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी सदस्य देश पर कोई हमला होता है तो पूरा नेटो इसका जवाब देगा। अगर तुर्की खुद आगे बढ़कर हमला करता है तो हो सकता है नेटो तुर्की का साथ न दे, या अगर अमेरिका इससे बाहर निकल जाता है तो नेटो का अस्तित्व वैसे ही खत्म माना जाएगा। फिर अमेरिका तुर्की पर सैंक्शन लगा सकता है, जैसे कि ईरान पर सैंक्शन लगाए। और तुर्की भी इस वक्त भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इजराइल और तुर्की बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप इस मैप को देखें तो इसमें सीरिया के बाद तुर्की का नंबर ही आता है और इजराइल के विद इन द रीच में है तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा इजराइल के मिसाइल्स, फाइटर जेट्स सबकी जद में है। और सीरिया में तो अमेरिकी बेस भी मौजूद है। इसलिए ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था इस समय इजराइल के साथ सीधे युद्ध के लिए
तैयार नहीं है, वो एक दिन का भी बोझ नहीं उठा सकते। इसलिए इजराइल और अमेरिका बार बार तुर्की को ललकार रहे हैं, लेकिन तुर्की कोई छोटा देश नहीं है, वो नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना भी है। तुर्की पर हमला करना ईरान से ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन क्या वाकई डेथ टू इजराइल कहना एर्दोआन के लिए जरूरी है? एर्दोआन ऐसा कर सकते हैं? माना जाता है एर्दोआन अक्सर जज्बाती बयान देते हैं, लेकिन वो एक राजनीति के मंजे खिलाड़ी भी हैं। वो जानते हैं कि अगर वो इस जाल में फंसे तो केवल तुर्की की हार नहीं होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल जाएगा। मान भी लीजिए अगर तुर्की रिटेलिएट करता है, आक्रामक दिखता है, एग्रेसिव दिखता है, इजराइल पर हमला करता है, तो परिणाम क्या होगा? अमेरिका साथ नहीं आएगा। हमले को लेकर सीरिया रूस की दीवार भी है, सप्लाई लाइन लंबी है, इजराइल की एयर डिफेंस मजबूत ढाल है, तुर्की के जेट्स पर यह भारी पड़ेगी। यूएस इजरायली नेवी के सामने तुर्की की राह भी मुश्किल नजर आती है। यानी यह बात मान लीजिए कि ईरान का जंग रैप अप होने के बाद अगली लड़ाई के लिए स्क्रिप्ट पूरी तरीके से रेडी है और अगला निशाना तुर्की है। तो क्या तुर्की सुन्नी गुट बनाकर इजराइल के सबसे बड़े टारगेट के तौर पर अब सामने आ चुका है? और अगर इजराइल वर्सेस तुर्की की लड़ाई हुई तो फिर क्या होगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ जुड़ रही हैं, विदेश मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ थोड़ी देर में होंगी, भू राजनीतिक विश्लेषक, यूएसए से लाइव, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं जय सोढ़ी सर आपसे लेना चाहूंगा, चूंकि मेरा सवाल आपसे यह है कि तुर्की इजराइल के खिलाफ खुलकर विरोध में है और तुर्की एक अलग सैन्य संगठन, सुन्नी सैन्य संगठन भी बनाना चाहता है, अलायंस बनाना चाहता है, और एर्दोआन बार बार कह रहे हैं कि इजराइल उस कैंसर की तरह जिसका सफाया मिडिल ईस्ट से बहुत जरूरी है। तो इजराइल अपने अस्तित्व को खतरे में देखते हुए क्या तुर्की के साथ वॉर में जा सकता है? और इस बात का जिक्र कल पूर्णिमा नाथ भी कर रही थी। जय हिंद विवेक जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इजराइल इस वक्त आर्थिक और सैनिक शक्ति से बहुत नीचे आ चुका है और अगले कुछ साल तक इजराइल तुर्की पे कोई युद्ध नहीं करेगा। जहां तक बयानबाजी की बात है, ये तो अक्सर हम देखते हैं कि जिन देशों में कट्टर दुश्मनी होती है वहां के नेता जनरली ऐसी बात करते हैं। भारत पाकिस्तान के नेता भी आए गए दिन कहते हैं कि एक दूसरे देश को खत्म कर देंगे, उसका डैम को खत्म कर देंगे, पानी बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो ये जो देश दुश्मन देश होते हैं उनके बीच में उनके नेताओं से ये बात आना कोई खास नहीं है, ये आम बात है, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्टोरेट, अपने चुनाव मतदाताओं को देखना है। तो ये मैं उस नजर से देखता हूं। दूसरी चीज, तुर्की के पास एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन 1936 के तहत तुर्की का पूरा नियंत्रण है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल पे और बॉस्पोरस स्ट्रेट पे, और ये दो वो स्ट्रेट हैं जो कि ब्लैक सी को मेडिटेरियन सागर से जोड़ते हैं। तो डेफिनेटली चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, इजराइल तो कोशिश करेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा इजराइल के पास अब आर्थिक और सैनिक ताकत नहीं बची है। अमेरिका जंग में नहीं आएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जंग से कितनी तरह परेशान है, ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी अमेरिकी आवाम उनके खिलाफ है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई हमला किसी देश पे करेंगे तो छोटे मोटे देश वेनेजुएला टाइप होगा, जहां पे उन्हें पता है कि मुझे पूर्ण सफलता मिलेगी। जहां पे भी उन्हें थोड़ा अब संकोच होगा कि मेरे को पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी, वो उस जंग में नहीं जाएंगे। और तुर्की का, जैसे आपने सही बताया विवेक जी, तुर्की की जो सेना है वो काफी ताकतवर है। तो अमेरिका डेफिनेटली तुर्की के साथ युद्ध करके जोखिम में नहीं आएगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हो सकता है कि अभी इस पूरे माहौल को एक तरह से मोड़ने की कोशिश हो। पूर्णिमा नाथ यूएसए से हमारे साथ जुड़ रही है, कल उन्होंने इस बात की चर्चा की थी, मैं सोचा इसमें पूरी डिबेट ही कर ली जाए। पूर्णिमा नाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊं इससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को देना चाहता हूं। बहुत बड़ी खबर आ रही है वॉशिंगटन डीसी से। वॉशिंगटन डीसी में इजराइल और लेबनान के लीडर्स मिले हैं। 10 दिन के सीजफायर का ऐलान हुआ है। 34 साल बाद दोनों देशों के नेता मिले हैं। लेकिन खबर थोड़ी देर पहले यह भी आई कि दक्षिणी लेबनान में थोड़ी देर पहले इजराइल ने हमला भी किया है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके ट्रुथ सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की है
कि दोनों देशों के बीच 10 दिन के सीजफायर का ऐलान कर दिया है। और ये इसको जरूरी इस बात से समझिए कि ईरान ने मांग रखी थी कि सीजफायर में लेबनान को शामिल किया जाए, और अब अमेरिका ने सीजफायर में लेबनान को शामिल कर लिया है। यानी ईरान की एक और मांग मान ली गई है। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि होर्मुज खोल दिया जाए और अमेरिका भी अपना नेवल ब्लॉकेड हटा ले। ये बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो हम आपको बता रहे हैं। लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन का सीजफायर हो चुका है, और अब इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच की बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगले दौर की बातचीत जो होनी है, हो सकता है इस जंग का पटाक्षेप हो जाए। वापस लौटते हैं गेस्ट पैनल पर, सीधे चलते हैं पूर्णिमा नाथ जी के पास। पूर्णिमा नाथ जी, इसराइल का अगला निशाना तुर्की क्यों है, या अमेरिका का अगला निशाना तुर्की क्यों है? जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। जय हिंद। जो तुर्की की जो बात हो रही है ना, और सर की बात मैं मानती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इतने भी स्टूपिड नहीं है कि तुर्की के ऊपर सडनली अटैक कर देंगे, लेकिन इनकी प्रिपरेशन हो रही है। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। पिछले टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प पे आप देख लीजिए, इस बार भी देख लीजिए। अब टर्की के पास स्ट्रेंथ क्या है आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, और नेटो को वीक करने के लिए इतने कोशिश करा क्यों जा रहा है, सडनली क्यों करा जा रहा है? आप नेटो आज यहाँ पहुंचे क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो अगर ग्रीनलैंड का अमेरिका मकसद भी हो सकता है, तुर्की ही क्यों? अमेरिका को ग्रीनलैंड भी नहीं चाहिए हो सकता है। अगर नेटो को वो कमजोर नहीं करेंगे तो ग्रीनलैंड नहीं ले पाएंगे। नहीं, टर्की इज क्लोजर टू इजराइल ना, ग्रीनलैंड अच्छा, बहुत दूर है। सो मतलब आप आपको ये वो कह रहे हैं टर्की इक्वेशन इज बिगेस्ट थ्रेट टू इसराइल देन ईरान? आज की तारीख में ईरान से बड़ा खतरा बन रहा है। नहीं नहीं, ईरान इज वन सी, ईरान मिडिल ईस्ट में ईरान इज हैज ए मिलिट्री, और टर्की का ईरान इज नॉट पार्ट ऑफ एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। उनको सैंक्शन करके उनको खत्म करने की कोशिश किया था, 47 ईयर्स तक नहीं हुआ। आप निकी हेली कन्वर्ट क्रिश्चियन की बात भी सुनेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा क्या चल रहा है वहां पे। लिटरली 47 ईयर्स तक आपने सैंक्शंस वहां तक कर चुके, उनकी करेंसी खत्म कर दिए, उनके इम्प्लोड होने का एक कंडीशन बना दिए इंटरनली। लेकिन ईरान का वो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ नहीं, वेनेजुएला जैसा जैसा सिचुएशन हुआ नहीं। वो फिर भी रशिया और चाइना के साथ अलायंस बना के वो अब सर्वाइव कर रहे। दे आर नॉट थ्राइविंग, दे आर सर्वाइविंग। दे हैव लॉस्ट न्यूमरस 26, आई बिलीव 26 साइंटिस्ट उन्होंने खो दिया। अब मुझे बताइए, होमी भाभा को मार दिया है इंडिया में। अब आपका आपका जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर जो एम्बिशन था, वो कितना साल का आपको पीछे हटना पड़ा? What I'm trying to say is here, please understand the scale of it. आप अगर साइंटिस्ट को मार रहे हो तो आप जानबूझ के उस कंट्री को खत्म करने की कोशिश ही कर रहे हो ना। इकोनॉमिक टेररिज्म आपने अनलिश किया है, आपने साइंटिस्ट को मार दिया, आपने इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को से उनको आइसोलेट कर दिया। लेकिन आज जो सिचुएशन है, ईरान फिर भी खड़ा हुआ है। 93 मिलियन पीपल का एक स्ट्रॉन्ग अलायंस अभी बन चुकी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अमेरिका का गलती हो चुकी है। उन्होंने समझा नहीं है कि हम खमेनी को हटाने के बाद उनका एकजुट हो जाएंगे, और इंस्टेड ऑफ फॉलिंग दे आर एक्चुअली बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड फर्स्ट ऑफ ऑल। और तुर्की के बारे में क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, तुर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं जाएंगे। तो नेटो को खत्म करने के लिए बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, नॉट बिकॉज नेटो इज नॉट डूइंग व्हाट अमेरिका इज डूइंग। Basically, NATO is here today because of America's support, because of America's expansionist agenda. अगर NATO actually kept their word, उसको तो 1991 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसको ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इसलिए किया था, यूरोप को खत्म करना था। और यूरोप के पार्ट टर्की कहाँ पे है? एक मिडिल ग्राउंड में है ना, सीरिया के जस्ट ऊपर है, इजराइल के करीब है, सीरिया के जस्ट ऊपर है। एग्जैक्टली। सो आप अगर मैप देखेंगे, वेदर गाजा मैप हो, लगाइएगा पीसीआर वेदर प्लीज, वेस्ट थैंक यू। बैंक हो, सीरिया हो,
ईरान हो, इजराइल के करीब हो। तो अगर इजराइल को मिडिल ईस्टर्न ताकत बनना है, वो अमेरिका के बिना आज यहाँ तक नहीं पहुंच सकता था, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, यहाँ पे टर्की के साथ किस किस की कनेक्शन है? अब पाकिस्तान का कनेक्शन है। पाकिस्तान कौन है? उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। दिस इज द ओनली मुस्लिम कंट्री दैट हैज ए न्यूक्लियर वेपन। आपको पता है अभी क्या होने वाला है? अभी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं इजराइल के पास है। दुनिया को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। आज अगर इजराइल को वहां पे सक्षम होना है, टर्की को, नेक्स्ट टारगेट इज टर्की। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। टर्की को वीकेंड करेंगे थ्रू नेटो को, वीकेंड करने के बाद। अब उसके बाद साथ इजराइल की एंट्री होगी, ये आप कह रहे हैं? पहले वीकेंड करेंगे, फिर इजराइल की एंट्री होगी। अगर नेटो खत्म हुआ तो फिर तुर्की वैसे ही उसकी आधी से ज्यादा शक्ति खत्म हो जाएगी। मेजर मोहम्मद अली शाह इस पर क्या कहते हैं? उसके बाद प्रोफेसर डीपी आपके पास आ रहा हूं, महेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। मेजर साहब जी, विवेक भाई, मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, जंग कभी भी हल किसी भी चीज का होता नहीं, चाहे कोई भी हो। हमेशा डिप्लोमेसी से, या मीडिएटर बहुत जरूरी है। सीज फायर, जैसे कि मैं बता दूं कि एक होता है फॉर्मल सरेंडर, आर्मिस्टिस। मैं ये नहीं कह रहा कोई सरेंडर करे, कब कतई ना करे। पाकिस्तान ने हमने खोली थी उनकी 71 में। एक होते हैं मीडिएटर, और हम मीडिएटर थे श्रीलंका में। मेरी पलटन 170 फील्ड रेजिमेंट, 170 फील्ड रेजिमेंट ने भाग लिया था ऑपरेशन पवन में 1980, मिड 1980s में। 87 में पीस हुआ श्रीलंका, हमने मदद कराई। वैसे ही और एक होता है पीस कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1 महीना चली थी वो। तो देखिए, मैं अगर हल्का सा 1 मिनट देगा अनइंटरप्टेड विवेक भाई। अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2020 में। मतलब आप देखिए, 20 साल वो अमेरिकन ट्रूप वहां पे रही। तो कतर ने दोहा पैक्ट जब साइन कराया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड पब्लिक पॉलिसी एंड रिसर्च के थ्रू, जब ये मैं रिपोर्ट पढ़ा था, जब पूरा हम सबको पता है ये दोहा पैक्ट के बारे में, जब ये अफगानिस्तान में हुआ। सोवियत जापानीज वॉर 1945 की, हालांकि जो लड़ाई थी वो 1945 में रुक गई थी, लेकिन 11 साल इसके बाद तक 1951 में ये सोवियत जापानीज जॉइंट डिक्लेरेशन 1956 में हुआ। तो यानी कि 11 साल के बाद। और फिर सिनो इंडियन वॉर 1962 में, जो हमने चीन से जो जंग लड़ी थी, चीन ने एक सीज फायर डिक्लेयर किया था, जो एक स्टेलमेट इसको मानते हैं। और एक वियतनाम वॉर हुआ, क्योंकि 20 साल 1955 टू 1975, जो कि एंड हुआ के अमेरिकन नेगोशिएशन के थ्रू नॉर्थ वियतनाम के अंदर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।